साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं आरपी प्लस टीवी। साथियों, आज एक बड़े असमंजस का दौर चल रहा है जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने सत्ता से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए आम जन के जो सवाल हैं वो समय समय पर आते रहते हैं और आज हमने उन्हीं कुछ सवालों को लिया है अपने इस कार्यक्रम के अंदर। हम आपको बताने वाले हैं कि लोग सरकारों से क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या नीतियां सरकार की रही हैं जिनके खिलाफ लोग लिखने लगे हैं। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि सोशल मीडिया ही आपके पक्ष का मीडिया है, जनता के पक्ष का मीडिया है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो भी चैनल आपके आसपास हैं जो आपके फायदे की बात उठा रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने में कभी पीछे ना रहें, क्योंकि गाहे बगाहे वो ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं जो आपके अपने मुद्दे हैं। उन्हें सरकार से पूछने का आपने जो अधिकार ले रखा है, आपके संवैधानिक अधिकार है, आपके उस अधिकार की वकालत करते हुए यही चैनल नजर आते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे वो अखबार हो या टीवी हो, उसमें कहीं भी आपके सवाल नजर नहीं आते। साथियों, ये तस्वीर भारत वर्ष को शर्मसार करने के लिए काफी है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी विकट परिस्थितियां कभी भी पैदा नहीं हुई कि जब कोई परिजन अपने परिजन की लाश को लेकर साइकिल पर चलने के लिए मजबूर हुआ हो। देश की सरकार और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या इतनी चरमरा गई है कि किसी मृतक के लिए एक एम्बुलेंस तक का भी हम इंतजाम नहीं कर पाते हैं। हमारे मंत्री बहुत सारी एम्बुलेंस अपने घरों में छुपा करके रखते हैं। ये कैसी विडंबना है देश की। क्या देश के मंत्री हम जनता के चुने हुए मंत्री नहीं हैं? क्या हमने इन्हें चुन करके चुनाव के अंदर वोट डाल करके उन्हें संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर नहीं भेजा है? यदि कोई राजीव प्रताप रूडी जैसा व्यक्ति जो एम्बुलेंसों की चोरी करके अपने घर के अंदर रखता है, क्या मकसद हो सकता है ऐसे लोगों का? क्या ये स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ या जनता के हक अधिकार से उन्हें वंचित करने का एक षड्यंत्र मात्र ही कहा जाए, या ऐसे मंत्री को किसी विशेष व्यक्तित्व का आश्रय मिला हुआ है कि वो कुछ भी घिनौना कार्य करे उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है? ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस कृत्य से पर्दा उठाने वाले पप्पू यादव को जेल भेज दिया जाता है। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि एम्बुलेंस छिपा करके क्यों रखी, तो इन्होंने जवाब दिया कि ड्राइवर की उपलब्धता न होने के कारण ये एम्बुलेंस यहां खड़ी हुई हैं। उन्होंने 2 घंटे के अंदर 40 ड्राइवरों का इंतजाम करके दिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें जेल के अंदर ठूंसने का काम सत्ताधारी लोगों के द्वारा किया गया। 3 एम्बुलेंस वहां पर लगा दिया गया है उनका, और बबुल होते उनको फोन किए थे, रिकॉर्डिंग रखते हैं। सब ये तो एम्बुलेंस है सब। धारा तो यहीं पे है ना। खोलो खोलो यहाँ से 22,000 रुपया लेता। वीडियो बनाइएगा तो हमको दे दीजिएगा, ठीक है? आपने वीडियो में देखा कि कितनी सारी एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के फार्म हाउस में छिपी हुई मिली, और दूसरी तरफ कंडीशन ये है देश के अंदर कि देश का नागरिक अपने परिजनों की लाशों को साइकिलों पर ढोने के लिए मजबूर है। ये वही चुने हुए मंत्री हैं जिन्हें आपने अपने वोट से बना करके भेजा है मंत्रालयों के अंदर, लेकिन वो मंत्री किस हद तक गिरे हुए हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लग गया होगा। साथियों, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठ करके सभी लोगों को संविधान के अनुसार एक नहीं मानते। वो लोगों के अंदर भेदभाव करने की पराकाष्ठा करते हुए नजर आते हैं।
उनकी नज़र में कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र के सभी व्यक्ति एक समान नहीं हैं। वो जातिवाद की मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति हैं। उन्होंने देश की जनता में बड़े छोटे का जहर घोलते हुए एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर जातिवाद के आधार पर दो अलग अलग जातियों से संबंधित जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए सीधा सीधा लिखा है। क्या लिखा है, आइए देखते हैं उनके इस ट्वीट के अंदर। हम योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट पढ़ें। इस दौरान आपसे गुजारिश है कि इस ट्वीट के शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री धर्मवीर शर्मा जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान व उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। उनका दूसरा ट्वीट भी शोक संदेश को लेकर है। सलोन रायबरेली से भाजपा विधायक श्री दल बहादुर कोरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। दोनों ही ट्वीट शोक से ग्रस्त हैं। दोनों ही ट्वीटों में उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की उम्मीद की गई है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने के योग्य है। पहले ट्वीट में शर्मा, जो कि मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से उच्च स्थान रखता है, और दूसरे ट्वीट के हिसाब से जो दल बहादुर सिंह जी हैं वो कोरी समाज से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें श्री राम से प्रार्थना करने के दौरान कहा गया है कि अपने चरणों में स्थान दें, और जबकि शर्मा जी को अपने श्री परम धाम में स्थान दें। इसका मतलब क्या है कि जो लोग ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं उन्हें उत्तम स्थान, और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं इनके हिसाब से उन्हें निम्न स्तर का स्थान दिया जाए। यानी कि देवताओं से भी इस बात की ये लोग उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को अच्छा स्थान ना दे करके निम्नतम स्तर का स्थान दिया जाए। क्या ऐसा व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठने के लायक है, जबकि संविधान सीधा सीधा कहता है कि सभी लोग एक समान हैं। कानून और संविधान की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, उन्हें किसी भी हिसाब से ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अपने ट्वीट में संजीव सिंह लिखते हैं कि हिंदू खतरे में था, फिर मोदी मसीहा बनकर आया और रक्षा करने लगा। अब सभी हिंदू सुरक्षित हैं। कुछ अस्पताल में आखिरी सांस ले रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग शमशान की लाइन में लगे हैं। बाकी बचे राम नाम सत्य बोल रहे हैं। वैसे मुसलमानों की बर्बादी के लिए यह करना जरूरी था। अपने इस ट्वीट के अंदर संजीव सिंह ने इस बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि सरकारें पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं कर पाई जब से कोरोना की महामारी चालू हुई है, बल्कि पूरे पिछले जब से बीजेपी का शासन आया है तब से हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश को बांटने का ही काम किया है। अपने इस ट्वीट के अंदर संजीव सिंह ने अपने देश का ध्यान उस तरफ खींचने की कोशिश की है जिस मुद्दे के तहत बीजेपी की सरकारों ने पिछले 7 साल के दौरान देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश की। हमारी इस फूट का लाभ उठा करके सरकारें बिल्कुल सोती रहीं। उन्होंने देश के लिए या जनता के लिए किसी भी काम को सुचारू रूप से नहीं चलाया, ना स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जबकि दूसरी तरफ यही सरकारें देश की उस संपत्ति को बेचने में लगी रही जो पिछले 70 साल में देश ने कमाया था। आज जो देश की हालत है, बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के लोग मर रहे हैं, बिना एम्बुलेंस के
लोग साइकिलों पर लाश ढोने के लिए मजबूर हैं, रिक्शाओं में लाशें ढोने के लिए मजबूर हैं, ऑटो रिक्शा में लाश ढोने के लिए मजबूर हैं। तो इस सब का सबसे बड़ा कारण क्या था कि सरकार ने पिछले 7 साल के दौरान कुछ नहीं किया। तो साथियों, हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।